रोकड़ बही। चलिए आज अपन देखते हैं रोकड़ बही। सहायक बही के अंतर्गत क्रय बही विक्रय बही के बाद अगला जो मेन बही होता है यहाँ पर वह होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही यानी वह बही जिसमें केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उस बही को बोलते हैं अपन रोकड़ बही। इसमें केवल नगद का ही लेखा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, उधार का लेखा इस बही के अंतर्गत नहीं किया जाता है। रोकड़ शब्द बोलने से ही हमको समझ में आ जाता है कि रोकड़ यानी नगद। रोकड़ बही तो वह बही जिसमें केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, नगद प्राप्ति एवं नगद भुगतान। माल बेचेंगे तो पैसा मिलेगा और माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो दो ही कंडीशन होते हैं, या तो देना है या लेना है। जो भी नगद होगा उस नगद का ही इसमें लेखा होता है, उधार का लेखा इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। इसमें रोकड़ बही, ठीक है। आई बात समझ में। रोकड़ बही तो कौन से रोकड़ बही यानी वह बही जिसमें केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उस बही को बोलते हैं अपन रोकड़ बही, ठीक। अब चलते हैं आगे इसी में अंतर। इसके अंतर्गत रोकड़ बही की विशेषताएं, इसमें चलते हैं अपन अब रोकड़ बही की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है नगद लेन देन का लेखा। रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन का ही लेखा किया जाता है, उधार का लेखा इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कौन सी बही में? रोकड़ बही। आई बात समझ में। फिर कहा गया इसमें दूसरी विशेषता खाता बही का अंग है। खाता बही का अंग मतलब इसके पहले हम लोग जो खतौनी कर रहे थे, इसके पिछले अध्याय में जो हम लोग खतौनी बनाए थे, क्रय बही, राम का खाता, रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, ऐसा बनाए थे कि नहीं? तो प्रविष्टि को देखकर जो हम लोग खतौनी किए थे, तो खतौनी करते हैं जब अपन, और उस खतौनी के अंतर्गत जो रोकड़ खाता बनाते हैं, तो अगर खतौनी हो गया है, रोकड़ खाता बन गया है, तो फिर रोकड़ बही का ही एक प्रारूप होता है वो। उसमें भी जितना पैसा आता है प्राप्त होता है विकलन, और जितना पैसा जाता है सब समाकलन में लिखा किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एक खाता बही का ही एक अंग होता है। कौन सा बही? रोकड़ बही। जिस प्रकार से रोकड़ बही होता है वैसे ही रोकड़ खाता होता है, जो खतौनी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं प्रविष्टि को देखकर, तो उसी का प्रारूप होता है कौन सा बही? रोकड़ बही। उस खाता में भी सब नगद व्यवहारों को छांट कर हम लिखते हैं रोकड़ खाता में, और रोकड़ बही में भी समस्त नगद व्यवहारों को ही लिखते हैं, और इसके अंतर्गत उधार का लेखा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आई बात समझ में? ठीक, आगे देखिए। फिर कहा गया इसकी अगली विशेषता दो पक्ष होना। रोकड़ बही में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, विकलन और समाकलन। बायां पक्ष विकलन, दायां पक्ष समाकलन। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, विकलन और समाकलन। बायां पक्ष विकलन, दायां पक्ष समाकलन। विकलन में समस्त प्राप्ति का लेखा किया जाता है, विकलन में समस्त प्राप्ति का लेखा किया जाता है, और समाकलन में समस्त भुगतान का लेखा किया जाता है। जितना पैसा आता है सब विकलन, और जितना पैसा जाता है सब समाकलन। तो इसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, विकलन और समाकलन। समस्त प्राप्ति विकलन पक्ष में और समस्त भुगतान समाकलन पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इससे कितने पक्ष होते हैं? दो। कितने पक्ष होते हैं? दो। कौन कौन सा? विकलन और समाकलन। बायां पक्ष विकलन, दायां पक्ष समाकलन। और इसको बनाने का एकदम आसान तरीका, जितना पैसा आपके पास आता है वो विकलन, और जितना पैसा आपके पास से जाता है वो समाकलन। इस बात को दिमाग में रखना है, रोकड़ बही हमारा आसानी से तैयार हो जाएगा। जितना पैसा आएगा विकलन हमारे पास, और जितना पैसा हमारे पास से जाएगा, खर्च होगा, वो समाकलन। जब इस प्रकार से आना और जाना हमारे दिमाग में बैठ गया, तो रोकड़ बही हमारा बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर वहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी परेशानी हमको वहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो कहा गया यहाँ पर दो पक्ष होते हैं। प्रारंभिक शेष, जब भी रोकड़ खाता बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले पिछला शेष अंतिम शेष होता है। पिछला शेष अंतिम शेष होता है, तो क्वेश्चन में वहाँ दिया रहेगा प्रारंभिक शेष।
तो उस प्रारंभिक शेष को डेबिट पक्ष में लाना है, विकलन पक्ष में लाना है। कभी भी प्रारंभिक शेष को डेबिट पक्ष में लाएंगे, लाने शेष लाया गया लिखकर, और लिखकर लाने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा, आगे के व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। तो कब होगा ये? प्रारंभिक शेष लाने के बाद। पहला काम क्या करना है? प्रारंभिक शेष लाना है। कहाँ लिखते हैं इसको अपन? तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं, विकलन पक्ष में लिखते हैं। तो प्रारंभिक शेष लाते हैं पहले अपन। बट्टे का लेखा, इसमें बट्टे का भी लेखा किया जाता है, प्राप्त बट्टा और देय बट्टा। बट्टा जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बट्टे का एक एक कॉलम दोनों तरफ बढ़ा दिया जाएगा। एक कॉलम विकलन में रहेगा, दूसरा कॉलम समाकलन में रहेगा। रोकड़ के साथ बट्टे का कॉलम, जो भी प्राप्त बट्टा है या देय बट्टा है ना, तो देय बट्टा को विकलन में और प्राप्त बट्टा को समाकलन में। देय बट्टा को विकलन में और प्राप्त बट्टा को समाकलन में लिखा जाता है। ये बट्टा किसके साथ रहेगा? तो जैसे मान लो लिखा रहेगा राम से मिला बट्टा दिया, तो आपको बताया गया है अभी कि जितना मिला विकलन में आएगा। तो मिला तो बट्टा दिया तो वो भी विकलन में आएगा। और अगला भुगतान, राम को भुगतान किया बट्टा मिला, बात समझ रहा है? राम को भुगतान किया बट्टा मिला, तो भुगतान किया समाकलन, बट्टा मिला समाकलन। इस प्रकार से जब भी हमको यहाँ पे बट्टा मिलेगा या बट्टा हम देते हैं, तो बट्टा दिया तो विकलन, मिला तो समाकलन। रोकड़ मिला तो विकलन और रोकड़ दिया तो समाकलन। इस प्रकार से यहाँ पर लेखा किया जाता है। रोकड़ के साथ बट्टे का भी लेखा किया जाता है। कौन से बही में? रोकड़ बही में। ठीक, आगे बैंक व्यवहार, बैंक संबंधित व्यवहार जो होता है, जैसे बैंक में जमा किया या बैंक से निकाला, है ना, तो बैंक संबंधित व्यवहारों के लिए एक कॉलम इसमें और बढ़ा दिया जाता है। तो बैंक संबंधित व्यवहारों का लेखा भी रोकड़ बही में किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बैंक संबंधित व्यवहार का लेखा भी रोकड़ बही में किया जाता है। कारण बैंक से व्यवहार हुआ मतलब वो भी एक नगद व्यवहार है, और नगद व्यवहार का लेखा भी बैंक रोकड़ बही में लिखा जाता है। आगे बात में तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो कुल मिलाकर क्या निकला सारांश हमारा? इसमें नगद का लेखा किया जाता है, उधार का लेखा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। नगद रोकड़ के साथ साथ नगद बट्टे का भी लेखा किया जाता है। प्राप्त बट्टा और देय बट्टे का भी लेखा किया जाता है। आरी भाषा में, और इसके साथ ही साथ कहा गया यहाँ पर बैंक संबंधित व्यवहार का भी लेखा इसके अंतर्गत किया जाता है। कौन से बही में? रोकड़ बही में। तो ये है इसकी विशेषता। अब चलते हैं आगे अपन इसी के अंतर्गत रोकड़ बही के लाभ क्या होते हैं, तो देखेंगे अपन अब इसके बाद रोकड़ बही के लाभ। तो रोकड़ बही के लाभ में देखते हैं अपन। रोकड़ी पर नियंत्रण, जिस व्यक्ति को ये लेखा करने का काम सौंपा जाता है उस पर आसानी से नियंत्रण बना रहता है कि उसने सही प्रकार से रोकड़ बही बनाया है कि नहीं बनाया। उस रोकड़िए को लेन देन करने के लिए जो रकम दी जाती है उससे मिलान किया जाता है कि इस व्यक्ति को इतना रकम दिया गया था व्यापार करने के लिए, और इतने में क्रय विक्रय किया, और उसके बाद अंत में जो शेष निकल रहा है वो सही निकल रहा है कि नहीं। इस बात की जानकारी हमको आसानी से यहाँ पर हो जाती है। किसके कारण? रोकड़ बही के कारण। पहला लाभ होता है। दूसरा होता है एक ही स्थान पर रोकड़ की जानकारी, यानी रोकड़ की जानकारी हमको लेना है कितना नगद खरीदा, कितना नगद बेचा, कितना नगद मिला, कितना नगद दिया। ये जानकारी लेने के लिए अलग अलग बही में हमको जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी जानकारी हमको एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती है। केवल कौन से बही से? रोकड़ बही से। केवल रोकड़ बही खोलेंगे हम तो उस रोकड़ में मालूम चल जाएगा प्रारंभिक शेष कितना था, कितना लेन देन हुआ, और जितना लेन देन करने के बाद अंत में हमारे पास कितना पैसा शेष बचा। इस शेष की जानकारी भी हमको मिल जाती है, क्योंकि आय से अधिक व्यय तो होगा नहीं। तो आय कितना हुआ और उसमें से कितना व्यय किया गया, और व्यय करने के बाद अंत में हमारे पास कितना शेष बचा। इस शेष की जानकारी हमको आसानी से मिल जाता है एक ही स्थान पर, किस बही के माध्यम से? रोकड़ बही के माध्यम से। ठीक, आई बस में। तो रोकड़ बही के द्वारा कहा गया यहाँ पर एक ही स्थान पर रोकड़ की जानकारी आसानी से हो जाती है। खतौनी में सरलता, प्रविष्टि के माध्यम से खतौनी करते थे तो पूरा प्रविष्टि हमको देखना पड़ता था और खतौनी करते थे।
लेकिन जब रोकड़ बही के माध्यम से हम खतौनी करेंगे तो रोकड़ बही में क्रय विक्रय सब आया रहेगा। तो क्रय खाता बनाना है तो रोकड़ बही देख कर ही खतौनी कर लेंगे, विक्रय खाता बनाना है तो रोकड़ बही देख कर ही खतौनी कर लेंगे, बट्टा खाता बनाना है तो प्रविष्टि को देख कर ही हम खतौनी कर लेंगे। यानी कहीं और हमको भटकने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए कहा गया रोकड़ बही के माध्यम से खतौनी का काम भी और आसान हो जाता है। रोकड़ बही के माध्यम से खतौनी का कार्य भी और आसान हो जाता है। ये फ़ायदा मिलता है किससे? रोकड़ बही से। ठीक। बैंक संबंधित व्यवहार की जानकारी रोकड़ बही में बताया अभी आपको इसके पहले कि बैंक संबंधित व्यवहारों का लेखा भी रोकड़ बही में किया जाता है। तो जितने भी बैंक संबंधित व्यवहार हैं उसकी जानकारी भी हमको किससे मिल जाती है? रोकड़ बही से। रोकड़ बही से ही हमको बैंक संबंधित व्यवहारों की जानकारी मिल जाती है। कितना बैंक में जमा किया, कितना बैंक से निकाला, ये सारी जानकारी हमको किससे मिल जाती है? रोकड़ बही से। इसलिए कहा गया और कहीं हमको अलग से कोई बही बनाने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं होती। तो बैंक संबंधित व्यवहारों की जानकारी भी किससे मिल गया हमको? इस रोकड़ बही से। समय की बचत, जब व्यक्ति अपने सारे व्यवहारों को जब एक ही स्थान पर देख रहा है, केवल रोकड़ बही को खोलते ही सारे व्यवहार उसको दिख जाते हैं यहाँ पर, तो उसको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती और कोई बही देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर क्या होता है? इससे उसको समय की बचत होती है। क्या होती है? समय की बचत। आई बात में? तो रोकड़ बही के द्वारा समय की क्या हो जाती है? यहाँ पर बचत हो जाती है कारण, और अन्य व्यवहारों को देखने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं होती। तो कहा गया रोकड़ बही से समय की क्या होती है? बचत होती है। कहीं और भटकने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं होती। बट्टे की जानकारी रोकड़ बही के द्वारा कहा गया यहाँ पर हमको समस्त बट्टे की जानकारी मिल जाती है। कितने प्रकार का बट्टा होता है? दो ही तो बट्टा होगा, एक प्राप्त बट्टा होगा और दूसरा देय बट्टा होगा। तो कितना बट्टा मिला और कितना बट्टा दिया, कितना बट्टा मिला और कितना बट्टा दिया, इन सब की जानकारी भी हमको रोकड़ बही के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ये फ़ायदा होता है हमको कौन से बही से? रोकड़ बही से। ठीक है। फिर कहा जाता है यहाँ पर रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी है। रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी है। तो रोकड़ बही सहायक बही इसलिए है क्योंकि जितने भी नगद व्यवहार होते हैं सब इसमें लिखे जाते हैं, और प्रधान बही भी इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से हमको समस्त रोकड़ शेषों की जानकारी मिल जाती है। तो सहायक बही क्यों कहा? क्योंकि सर्वप्रथम सौदे को रोकड़ बही में ही लिखा जाता है ना। सौदों का प्रारंभिक लेखा इस बही में किया जाता है और इस बही की सहायता से ही खतौनी का काम किया जाता है। ठीक है। यदि नगद लेन देन रोकड़ बही में नहीं लिखे जाते हैं तो इसका लेखा कहाँ लिखा जाएगा? नगद लेन देन अगर रोकड़ बही में नहीं लिखे जाते तो उसका लेखा जर्नल में किया जाता है। इसलिए कहा गया कि साधारण बही है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये साधारण बही होने के साथ साथ प्रधान बही भी है। क्यों है प्रधान बही? तो देखते हैं अपन यहाँ पर प्रधान बही क्यों है। रोकड़ बही प्रधान बही है तो क्यों है प्रधान बही? तो कहा गया यहाँ पर सबसे पहले इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। समस्त प्राप्ति को विकलन में लिखा जाता है, समस्त भुगतान को समकलन में लिखा जाता है। बैंक संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए अलग से बैंक खाता रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस रोकड़ बही में बैंक का एक कॉलम बना दिया जाता है और कितना बैंक से लेन देन हुआ, कितना जमा हुआ, कितना निकाले, ये सारी जानकारी भी हमको इस रोकड़ बही से ही मिल जाता है। ये सारी जानकारी भी हमको इस रोकड़ बही से ही मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रोकड़ बही सहायक बही होने के साथ ही साथ प्रधान बही भी है। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है रोकड़ बही। चलिए आगे आपको बताते हैं और इसमें किस प्रकार से लेखा किया जाएगा।